ब्राज़ील का डिजिटल नोमैड वीज़ा क्या है? ये किसे मिलता है और इसमें क्या-क्या सुविधाएँ हैं? दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपका साथी, आपका दोस्त। मेरा नाम है प्रियांशु झा। दोस्तों, हम आज बात करेंगे ब्राज़ील के डिजिटल नोमैड वीज़ा के बारे में। आप सभी यूट्यूब परिवार के सभी साथियों ने मुझसे ये पूछा कि ये जो ब्राज़ील का डिजिटल नोमैड वीज़ा है, ये क्या होता है? कई लोगों ने मुझसे पूछा कि जो साधारण वीज़ा होते हैं, टूरिस्ट वीज़ा और बिज़नेस वीज़ा, उसमें साल में सिर्फ़ 90 दिन रहने की अनुमति मिलती है। तो ऐसी क्या व्यवस्था है कि जिसमें पूरा साल रहा जा सके, जो सबसे आसान हो? तो दोस्तों, सबसे आसान जो वीज़ा है वो है डिजिटल नोमैड वीज़ा, जो मेरे ख्याल से कोविड के ज़माने में शुरू हुआ था। हालांकि मैं जितने भी आपको ये सलाह दे रहा हूँ, ये मेरे अनुभव के हिसाब से हैं। तकनीकी सलाह जो है और ऑफिशियल सलाह आप एम्बेसी या सरकारी वेबसाइट से ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जो डिजिटल नोमैड वीज़ा है वो उन लोगों के लिए बनाया गया जो लोग ऐसा काम करते हैं जिनको वर्क फ्रॉम होम या फिर रिमोटली वो काम करने की उनको अनुमति है। मतलब उनको रोज़ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ऐसे लोग कौन हो सकते हैं? ऐसे लोग हो सकते हैं वो लोग जो कि डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, ऐसे लोग जो कोई वेबसाइट बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, है ना? जो भी ऐसे काम जो घर से किए जा सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम किए जा सकते हैं। स्पेशली कोविड के ज़माने में जब हुआ था कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते थे, ऑनलाइन काम कर सकते थे। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे प्रोफेशनल्स के लिए इस वीज़ा का निर्माण किया गया। अब इस वीज़ा के फ़ायदे क्या हैं? एक्चुअली इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? कई ऐसे देश के लोग जो कि महंगे देशों में रहते थे, जहाँ उनकी तनख्वाह ज़्यादा थी, मगर वो कम खर्चे वाले देश जैसे कि ब्राज़ील में रहना चाहते थे। जैसे यूरोप के लोग, जैसे यूएसए के लोग, ऐसे लोग। तो ब्राज़ील में उसका खर्च कम हुआ करता था। तो ऐसे लोगों ने ऐसी कोई व्यवस्था ढूँढी। तो सरकार ने ऐसे प्रोविज़न बनाए हैं और उसमें ये है कि वो लोग जो किसी भी प्रकार का डिजिटल काम करते हैं, इवन शेयर मार्केट की ट्रेडिंग जैसी भी चीज़ हो सकती है, क्रिप्टो ट्रेडिंग भी हो सकती है, ऐसा कोई भी काम, चाहे वो जॉब के रूप में करते हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, लेकिन उसके कागजात आपके पास होने ज़रूरी है, जिसमें ये क्लियरली मेंशन हो कि आपको ऐसे काम करने की अनुमति है जिसके लिए आपको रोज़ अपने पर्टिकुलर ऑफिस जो कि आपके देश में है वो न जाना पड़े। अब इसका मतलब ये है कि क्या आपको ब्राज़ील के लिए कोई स्पेशल लेटर बनाना? नहीं, उसमें ये सिर्फ लिखा ये हो कि आप कहीं पे भी फ्रीली काम कर सकते हैं, है ना? चाहे वो बात हो ब्राज़ील की या किसी भी देश की, तो ऐसा कागज़ आपके पास में हो। उसके अलावा क्या चाहिए? उसके अलावा आपकी जो तनख्वाह है मासिक, है ना, वो $1,500 के बराबर होनी चाहिए। और इसका मतलब ये है कि साथ में जब आप कागज़ लगाएंगे तो आप ऐसे कागज़ के साथ में, ऐसी अपने जॉब के लेटर के साथ में, परमिशन लेटर के साथ में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लेटर के साथ में, उस कागज़ात के साथ में ये भी प्रूफ करेंगे कि आप $1,500 पर मंथ फिक्स कमाते ही हैं। अगर ये नहीं है तो क्या करें? तो आपको $18,000 का एक साथ का बैंक बैलेंस दिखाने की ज़रूरत है। अगर आप $1,500 महीने कमाते हैं तो पिछले 3 महीनों की फिक्स डेट में आई हुई सैलरी दिखाने की ज़रूरत है आपके बैंक अकाउंट में, और या फिर आपका ऐसा बैंक अकाउंट दिखाने की ज़रूरत है जिसमें एक साथ, जैसे कई लोग हैं जो शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं या क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, तो वो हर महीने नहीं दिखा सकते, तो उनके पास एक साथ $18,000 उनके बैंक अकाउंट में होना चाहिए, इक्वलेंट अगर कोई दूसरा पैसा है तो भी। तो अगर उनके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो फिर आप डिजिटल नोमैड वीज़ा के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बहुत सारे और भी रिक्वायरमेंट हैं, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और ये सभी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सभी चीज़ें आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट से या ब्राज़ील की एम्बेसी की वेबसाइट से मिल सकती है। लेकिन ये सबसे सरल और सबसे आसान रास्ता है ब्राज़ील में लंबे समय के लिए, जो कि पहली बार 1 साल के लिए मिलता है, फिर उसे 1 साल और उसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ये सबसे सरल और ये सबसे आसान रास्ता है 1 साल के लंबे समय तक के लिए ब्राज़ील में रहने के लिए। अगर आप ये सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो आप ब्राज़ील में एक लंबे वीज़ा के रूप में रह सकते हैं। अब कई मेरे दोस्त ये पूछेंगे कि अगर मैं ब्राज़ील में ऐसे डिजिटल नोमैड वीज़ा से 1 साल रहता हूँ तो क्या वो मेरे नेशनलिटी पाने के क्वालिफ़िकेशन में काउंट करता है? नहीं, ब्राज़ील में नेशनलिटी पाने का जो टाइम शुरू होता है वो आपके पीआर मिलने के दिन से शुरू होता है। तो ये जो टेम्परेरी रेसिडेंसी है ये कभी भी नेशनलिटी के लिए काउंट नहीं होती है। पर ब्राज़ील में आके रहने के लिए, क्योंकि आमतौर पे दूसरे देशों में आपको कंपनीज़ बनानी पड़ती है, बड़े महंगे रियल एस्टेट खरीदने पड़ते हैं,
है ना, और टैक्सेशन का बहुत वो करना पड़ता है। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये बेसिक चीज़ें फुलफ़िल कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट को आप ज़रूर सरकारी वेबसाइट से, एम्बेसी की वेबसाइट से चेक कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप ये सभी शर्तों को पूरा कर रहे हैं तो बहुत ही कम पैसे में आप इस डिजिटल नोमैड वीज़ा का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप किसी भी दुनिया में किसी भी देश के रहने वाले क्यों ना हो, लेकिन याद रखिएगा कागज़ सही हों। और मैं निजी अनुभव मैंने देखा है कि ब्राज़ील में कागज़ों के लिए वकीलों की ज़रूरत पड़ती है, ये मैंने देखा है। लेकिन आप खुद भी इसे सीधे अप्लाई कर सकते हैं। तो डिजिटल नोमैड वीज़ा एक ऐसी चीज़ है जो ब्राज़ील में आपका पहला पैर, आपकी एंट्री शुरू करा सकता है आपके आने के लिए। उसके बाद आप ब्राज़ील में रहें, फिर आगे जो भी दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें। और इस बात में सबसे ख़ास बात यह है कि आप ब्राज़ील में कोई लोकल काम नहीं करने वाले हैं, तो आपकी जो इनकम है वो बाहर से ही आनी चाहिए। तो ब्राज़ील में आपको को नौकरी करने की अनुमति नहीं मिलती है, बिज़नेस करने की अनुमति उसमें नहीं मिलती है। आपको आगे कुछ करना है तो उसके कागज़ आपको बदलने होंगे। डिजिटल नोमैड वीज़ा सिर्फ ब्राज़ील में रहने की अनुमति देता है, जिसमें आपकी आमदनी देश के बाहर से आ रही हो। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इस जानकारी का फ़ायदा उठाएंगे। और डिजिटल नोमैड वीज़ा के बारे में अगर कोई आपको किसी वकील की ज़रूरत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे है। मैं किसी सही वकील को जिसने काफ़ी मेरी भी मदद की थी, मैं उनसे कनेक्ट कर सकता हूँ। पर ऑफ़कोर्स वो सस्ते तो नहीं होंगे। खुद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, पर न कर पाएँ तो फिर आपको किसी तकनीकी विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें कि आप और कौन सी जानकारी पाना चाहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, दस विदानियाँ।